हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो ग्लोब अक्षांश और देशांतर। ग्लोब अक्षांश देशांतर के बारे में मैं बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की जानकारियों को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोब को दर्शाते हैं। ये हमारा ग्लोब है। अब ये पृथ्वी का जो शेप है इसको बराबर दो भागों में एक अक्षांश रेखा जो बांटती है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। यानी इसे हम लैटिट्यूड, जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है वो विषुवत रेखा कहलाती है। जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। अब यहां से 0 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब होता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर को कहा जाता है। इक्वेटर से ऊपर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो पोल नॉर्थ पोल, और साउथ पोल। इक्वेटर से नॉर्थ की ओर 90 अक्षांश होते हैं, 90 लैटिट्यूड होते हैं, और इक्वेटर से नीचे 90 अक्षांश होते हैं। इक्वेटर से उत्तर में, इक्वेटर के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक अक्षांश रेखा है। उस अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, कर्क रेखा। और उसके बाद इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। उसके ऊपर जो 66.5 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की ओर 66.5 डिग्री जो रेखा है उसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं या आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। और इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है इस रेखा को हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, यानी अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ ले कि पृथ्वी पर जितने अक्षांश है, जितने लैटिट्यूड है, वो लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर होता है, और 0 डिग्री इक्वेटर जो होता है उसके ऊपर 90 अक्षांश होते हैं और उसके नीचे 90 अक्षांश होते हैं। यानी कुल मिलाकर अक्षांश की जो संख्या होती है, लैटिट्यूड की संख्या होती है, वह 90 प्लस 90 और एक इक्वेटर, टोटल मिलाकर 181 अक्षांश होते हैं। अब अक्षांश क्या दर्शाता है, यानी लैटिट्यूड क्या दर्शाता है? लैटिट्यूड पृथ्वी के टेम्परेचर को दर्शाता है। इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से हम ऊपर जाते हैं या इक्वेटर से नीचे की ओर आते हैं तो पृथ्वी का तापमान घटते जाता है, और सबसे ज्यादा जो तापमान होता है पृथ्वी पर वो इक्वेटर के पास होता है। अब 90 जो इक्वेटर है,
90 अक्षांश रेखा जो है इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो अक्षांश रेखा है, उस अक्षांश रेखा की बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अब अक्षांश रेखा से कई क्वेश्चन बन के आते हैं। एक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा में सबसे बड़ा लैटिट्यूड यानी कौन सा रेखा होता है? वो इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड ये होते हैं कि किस अक्षांश रेखा के बीच के भाग को हम टॉरेड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन कहते हैं। जैसे इक्वेटर से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश रेखा है और साउथ में जो अक्षांश रेखा है, इसके जो बीच का भाग होता है इसे हम टॉरेड जोन कहते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध नॉर्थ हो और उष्ण कटिबंध साउथ हो। उसके बाद जो यहां से ये जो भाग होता है इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी टेम्परेट जोन कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और साउथ में जो ये 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा के जो नीचे और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो भाग होता है इसे भी हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। उसके बाद जो 66.5 डिग्री से पोल, नॉर्थ पोल के पास जो क्षेत्र होता है इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं, जिसे हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। और दक्षिण में भी वही होता है, शीत कटिबंध, जिसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध का फ्रिजिड जोन होता है और यह उत्तरी गोलार्ध का फ्रिजिड जोन होता है। अब अक्षांश रेखा जो है उससे लगभग क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और हम इसे बता सकते हैं कि अक्षांश रेखा यानी इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वो घटते चली जाती है, और इक्वेटर से दक्षिण की ओर हम आते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटते चली जाती है, इसकी लंबाई घटते चली जाती है। उसके बाद अक्षांश रेखा के अक्षांश विषुवत रेखा को यानी इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। अब हम देशांतर के बारे में बताते हैं। देशांतर क्या है? अब हम बताते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड वह रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, और इसकी संख्या टोटल 360 है। देशांतर रेखा की संख्या 360 है। अब देशांतर रेखा से क्या होता है कि देशांतर रेखा से हम समय का निर्धारण करते हैं। देशांतर रेखा जब पोल के पास, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, उसके पास आती है तो सारी देशांतर रेखा एक जगह सिमट जाती है, मिल जाती है, और जैसे जैसे वह इक्वेटर की ओर बढ़ती है दो देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है। इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है कि अगर दो देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी कहाँ होती है तो वो इक्वेटर के पास होती है, 111.32 किलोमीटर होती है।
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। उसके बाद देशांतर रेखा से जब समय निर्धारण करने की बात चल रही थी तो क्या हुआ था, 22 अक्टूबर 1884 को सभी देशों के द्वारा न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई थी, एक गोष्ठी हुई थी। उसमें यह निर्धारित किया गया कि आखिर में जो 360 लॉन्गिट्यूड है उसे हम किसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माने और किसे हम 180 डिग्री माने। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वह इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड में एक लंदन के पास ग्रीनविच जगह है, उस जगह को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं, यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यह ग्रीनविच से हमारा समय आगे की ओर होता है, और जैसे जैसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी ग्रीनविच से हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हमारा समय ग्रीनविच से यानी हमारा समय पीछे की ओर चला जाता है। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि हमारा जो भारत है वह भारत लगभग इस क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा भारत, यानी इक्वेटर से 8 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ 37 डिग्री तक, और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से यानी लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से 68 डिग्री ईस्ट, यानी हमारा जो पूरब का जो भाग है इक्वेटर से, पश्चिम का भाग है भारत का जो पश्चिम का भाग है वो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 68 डिग्री ईस्ट, और इसका जो पूर्वी भाग है वो लगभग 97 डिग्री ईस्ट पे है। इसीलिए हम लोग ग्रीनविच से सब टाइम हमारा आगे चलता है। अब जैसे जैसे जब लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 1 डिग्री आगे बढ़ पूर्व की ओर होता है तो हमारा समय 4 मिनट आगे की ओर चला जाता है, और जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पश्चिम की ओर आते हैं तो हमारा समय 4 मिनट पीछे की ओर होता है। अब ये तो हो गई, ये हो गई अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब समय रेखा से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी यहां से यहां तक फैले हैं, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनका टाइम जोन एक नहीं हो पाता है। जैसे हमारे विश्व में सबसे जो बड़ा कंट्री है रसिया है, उसका टाइम जोन 11 जोन में है, यानी रसिया जो है उसका टाइम जोन 11 जोन में है। लेकिन यहाँ पे सबसे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा कंट्री यानी बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा कंट्री होते हुए चाइना का टाइम जोन एक टाइम जोन है, यानी पूरे चाइना में एक टाइम चलता है। रसिया में क्या होता है, रसिया के भिन्न भिन्न शहरों में टाइम चेंजिंग होते रहता है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भारत का मैच या किसी देश का मैच ऑस्ट्रेलिया में चल रहा होता है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस क्षेत्र में बसा हुआ है। अब यहाँ पे बसे होने के कारण जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो शहर है उस क्षेत्र का टाइम जो है वो आगे चलता है, और इस क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ शहर जो होता है उसका टाइम पीछे होता है। उदाहरण के तौर पे जब एडिलेड ब्रिस्बेन में मैच होता है तो हम देखते हैं कि इंडिया में टाइम के हिसाब से वह मैच लगभग 6:30 बजे से शुरू होता है, 5:30 बजे से। लेकिन जब पर्थ में मैच होता है तो पर्थ में भारत के समय के अनुसार वहां मैच 7:30 बजे से होता है। कारण यही है कि इसका पश्चिमी भाग जो यहाँ टाइम जोन जो है वो बटा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अब भारत का टाइम जोन कैसे निकालते हैं, जैसे 68 डिग्री भारत सरकार ने यह सोचा
कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्रफल है वो लगभग 30 डिग्री यानी 29 डिग्री 30 डिग्री के समथिंग है। 29 डिग्री यानी 30 डिग्री के जब समथिंग है तो यहाँ से यहाँ यानी 1 डिग्री में टाइम 4 मिनट आगे होता है। तो लगभग 30 डिग्री में टाइम हो जाएगा 120 मिनट का डिफर हो जाएगा। यानी यहाँ जो सन राइजिंग होता है यहाँ और यहाँ की अपेक्षा यहाँ 2 घंटा पहले सन राइजिंग होगा और इस क्षेत्र में 2 घंटा बाद होगा। तो उस कंडीशन में भारत सरकार ने एक निर्णय निकाला कि हम अपने टाइम जोन को अलग ना करके हम टाइम जोन को एक बीचों बीच एक लाइन जो हमारा इलाहाबाद के पास से जो लाइन गुजरती है उसी लाइन को मिड माना गया। और मिड कैसे माना गया? 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री बाई 2, इसको 2 भाग में किया गया। ये क्या हो जाता है 8 7 15 9 6 15 1 16 अब बटा 2 यानी यह हो जाता है 82.5 डिग्री। यानी पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र को लेके जो भारत में जो लॉन्गिट्यूड का जो 82.5 डिग्री जहां से पड़ता है वहां से भारत ने क्या किया कि अपने टाइम को निकाला। और भारत में जो टाइम जोन है वो इलाहाबाद के पास से जो गुजरती है और भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री प्राइम ये जो है ये भारत का जो टाइम जोन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से यानी प्राइम रेडियन से 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो उस कंडीशन में हम भारत का टाइम कैसे निकालते हैं यानी 82.5 डिग्री गुने 4 यानी 1 डिग्री पे क्या होता है कि 4 मिनट बढ़ जाता है। तो ये कितना होगा 165/2 गुने 4 ये कटेगा और 165 330 मिनट। अब इसको जब हम आवर में बदलेंगे तो 60 से और क्या हो जाएगा ये 5 आवर्स 5.5 आवर्स। यानी हमारा भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है भारत का टाइम। इसके हिसाब से हम लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम टाइम का निर्धारण करते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन और राइज होता है, जैसे ये जो 0 डिग्री के ईस्ट में हम 180 डिग्री तक बढ़ते हैं तो यह इसका टाइम जोन आगे होता है और जैसे हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो यह पीछे होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में टोटल टाइम जोन 24 टाइम जोन में बना हुआ। अब इसके अपोजिट जो लाइन है, इसके अपोजिट जो मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन ये लाइन अब इसके अपोजिट जो 180 डिग्री है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब इंटरनेशनल डेट लाइन से कुछ क्वेश्चन उठता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन है कैसा। वास्तव में यह इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग लाइन है, यानी बिल्कुल सीधा लाइन नहीं है। यह जिगजैग होने का कारण क्या है कि इस लाइन में कुछ कंट्रियों को बचाया जाता है। इस लाइन के अगर बीचों बीच ऐसे कुछ कंट्री आ जाते हैं तो एक ही कंट्री में 24 तारीख होगा और पश्चिम के क्षेत्र में 23 तारीख हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि इस लाइन को सेम कंट्री को बचाने के लिए लाइन को टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। एक क्वेश्चन इससे और राइज होता है कि ऐसा कौन सा महादेश है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी तीनों कर्क रेखा, मकर इक्वेटर यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों लाइन एक कॉन्टिनेंट से गुजरता है। तो ऐसा जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो में पृथ्वी का रोटेशन, रिवॉल्यूशन, कैसे जो वन होते हैं
फॉरेस्ट होते हैं कैसे उनका स्वरूप होता है, लैटीट्यूड के हिसाब से वो कैसे बदलते हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और हमारे क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।